हेलो दोस्तों, फिन्वेस्टर डायरी में आपका स्वागत है। आज से हम एक नए सेगमेंट की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा मंथली मार्केट आउटलुक। इस सेगमेंट की मदद से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले महीनों में मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है, किन वजहों से रिएक्ट किया है और आगे किस वजह से कैसे रिएक्ट कर सकता है। मंथली मार्केट आउटलुक का ये पहला सीजन हम अगस्त 2023 में ला रहे हैं और अगर रिस्पांस अच्छा रहा, ऑडियंस ने इसे पसंद किया, तो आने वाले महीनों में हम इसे और बेहतर करते रहने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये सेगमेंट हमारे पर्सनल इन्वेस्टमेंट जर्नी का स्पिन ऑफ है, जिन फैक्टर्स को कंसीडर करके हम मार्केट को रिसर्च करते हैं, अपने स्टॉक्स का सिलेक्शन करते हैं और मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं बेस्ड ऑन हमारी जो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है और जो भी 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में एक जगह इकट्ठा करके लाया जाए। इससे पहले भी हम यही करते आए हैं, लेकिन एक अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रैंडमली करते आए थे, हफाजार्ड मैनर में था, लेकिन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रखने की ये हमारी पहली कोशिश होगी। तो होपफुली फ्यूचर में हमारे अपने इन्वेस्टमेंट में भी ये हमें बहुत मदद करेगा। So let's begin with the hope that we will be able to create wealth as we grow our learning and our experience over time. Because we believe that compounding of knowledge is the bedrock of compounding of wealth. इस मार्केट आउटलुक रिपोर्ट में हमने डेटा को चार्ट और टेबुलर फॉर्म में रखने की कोशिश की है। वीक में इसे आपको जब भी लगे कि आपको उस डेटा को ज़्यादा डिटेल में समझना है या ज़्यादा ध्यान से देखना है, तो वीडियो पॉज करके उस डेटा को पढ़ लीजिए। हमें क्या लगता है कैसे रिएक्ट। शुरू करने से पहले हम एक छोटा सा ओवरव्यू समरी दे दें कि हम आपको क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इसमें। उसके बाद डिटेल वीडियो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडियन इक्विटी मार्केट ने कैसे रिटर्न दिए हैं। तो यहाँ इस फ्रंट पे देखें तो रिटर्न बहुत ही बेहतरीन रहा है। पिछले 5 महीनों से लगातार इंडियन इक्विटी मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ा है और ये शायद पहली बार हुआ है कि लगातार 5 महीनों तक ऐसा चलता आ रहा हो। मंथ ऑन मंथ राइज 2.5% सेंसेक्स में और 2.9% निफ्टी में। लेकिन ब्रॉडर मार्केट ने सेंसेक्स और निफ्टी को भी आउट परफॉर्म किया है। जैसे मंथ ऑन मंथ रिटर्न देखें तो निफ्टी मिड कैप ने 5.5% रिटर्न दिया है और निफ्टी स्मॉल कैप ने 8% रिटर्न दिया है। एज अगेंस्ट मंथ ऑन मंथ सेंसेक्स ने 2.5% दिया है और निफ्टी ने 2.9% दिया है। इसी बीच स्मॉल कैप फंड्स में बहुत तेज़ी से पैसा आया है। सिर्फ जुलाई महीने में 4,171 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टर कलेक्शन हुआ है म्यूचुअल फंड के थ्रू, और ये सिर्फ स्मॉल कैप स्कीम की बात कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे FII टर्न बायर्स। तो FY23 में यानी कि पिछले फिनेंशियल ईयर में 37,000 करोड़ का सेलिंग था। FY22 यानी उसके पहले 1.4 लाख करोड़ रुपए का सेलिंग्स था। लेकिन अब FIIs बायर बन गए हैं और सिर्फ जुलाई महीने में ही 47,000 करोड़ रुपए का बाइंग किया है। और ओवरऑल पिछले 4 महीनों में देखें यानी FY23-24 में अप्रैल 2023 से लेके जुलाई 31, 2023 तक 1.47 लाख करोड़, मतलब ये साल अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो ये रिकॉर्ड FII इन्वेस्टमेंट के रूप में जाना जा सकता है। अगला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इंडियन बॉन्ड मार्केट, जो कि एक वीक नोट पे शुरू हुआ है। बॉन्ड का यील्ड 7.12% से बढ़ के 7.18% बढ़ गया है। यह मैं गवर्नमेंट यील्ड की बात कर रहा हूँ। बाकी बॉन्ड यील्ड्स में भी सिमिलर लाइन पे इजाफा हुआ है और इसमें चेंज की वजह, ये वीक होने की वजह रही कि पहला तो ग्लोबल बॉन्ड यील्ड जो कि हर जगह बढ़ रहा है, दूसरा है इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस। कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं ओइंग टू डिफरेंट रीजन्स। सबसे पहले तो अपना कोविड आया, उसके बाद फिर जब सिचुएशन नॉर्मलाइज हुआ तो रसिया यूक्रेन वॉर हो गया, फिर सप्लाई चेन इशू, मतलब इसके इश्यूज ख़त्म नहीं हो रहे हैं अभी। और ऑब्वियसली जो ओपेक कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरबिया है, ओमान है, वो लगातार प्राइस को ऊपर रखने की कोशिश कर ही रहे हैं क्योंकि उनका सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम ही वही है।
और बॉन्ड यील्ड बढ़ने का तीसरा बड़ा रीज़न है कि जो महंगाई के आंकड़े आए हैं वो हायर देन एक्सपेक्टेड थे। आरबीआई का गाइडेंस 4.58% का था, जबकि जून 2023 के इंडियन सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े 4.81% थे। इन सब की वजह से गवर्नमेंट बॉन्ड के प्राइसेस कम हो गए हैं और उनकी यील्ड बढ़ गई है। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम आरबीआई का एमपीसी रिव्यू यानी मॉनेटरी पॉलिसी का जब हम रिव्यू करेंगे। लेकिन एक बेसिक ओवरव्यू देने के लिए बताया तो आरबीआई ने मोस्टली रेट को चेंज नहीं किया है, सारे की रेट सेम है, एक्सेप्ट एक नया सरप्राइजिंग एलिमेंट है कि 10% का टेम्पररी सीआरआर लगाया है और इसकी वजह से बैंकिंग सिस्टम से 1 लाख करोड़ रुपए बाहर जाने की या कम होने का एक्सपेक्टेशन है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम सेगमेंट में जाएंगे। बेसिस पॉइंट या बीपीएस परसेंटेज का 100वां भाग होता है, तो यानी कि 100 बीपीएस मतलब 1%। तो अगर हम फ्यूचर में बीपीएस के बारे में बात करें या उसे बिप्स बोले तो आप ये समझ लीजिए कि हम परसेंटेज के 100वें हिस्से की बात कर रहे हैं। और चूंकि ये हमारा पहला मंथली आउटलुक है तो इसमें हो सकता है कुछ नए जार्गन्स हो, हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे, जिसमें बिगिनर्स को हम जार्गन्स को डीमिस्टिफाई करने को बताएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई जार्गन समझ में नहीं आता है, कोई टर्म समझ में नहीं आता है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसके बारे में एक अलग से वीडियो बना के और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो एक और पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे वो है निफ्टी का वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन अभी फॉरवर्ड पी 20.6 है, 1 ईयर फॉरवर्ड पी की बात कर रहे हैं हम, जबकि 10 ईयर का एवरेज 20 टाइम्स है, लगभग 10 ईयर्स एवरेज के आसपास ही है। तो मार्केट फेयरली वैल्यूड से थोड़ा सा ज़्यादा है अभी। तो ये रही हमारी समझ दोस्तों। अब हम डिटेल में इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अब हम शुरुआत करेंगे मार्केट के परफॉर्मेंस से कि कैसा रहा पिछले महीने का और पिछले साल का परफॉर्मेंस। पूरे वर्ल्ड में ग्रोथ स्टोरी रुकती हुई नज़र आ रही है या कहीं कहीं तो रिसेशन का खतरा भी मंडरा रहा है। उस समय इंडिया एक इमर्जिंग ग्रोथ स्टोरी के रूप में नज़र आ रहा है और ये ग्रोथ के मामले में ओएसिस इन द डेजर्ट है। तो मंथ ऑफ मंथ परफॉर्मेंस की बात करें तो निफ्टी 50 ने 2.9% का रिटर्न दिया है और सेंसेक्स ने 2.8% का रिटर्न दिया है। वहीं ब्रॉडर मार्केट में निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स ने 5% का रिटर्न दिया है और निफ्टी स्मॉल कैप 100 ने 8% का रिटर्न दिया है। और अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स का देखें तो मंथ ऑन मंथ कई स्टॉक्स तो डबल भी हो गए हैं। वहीं ईयर ऑन ईयर की बात करें तो निफ्टी 50 ने 15.6% का रिटर्न दिया है और सेंसेक्स ने 15.1% का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि जहां पूरे दुनिया में रिटर्न बहुत मुश्किल से आ रहा है, इंडिया में हम पिछले 5 महीनों से लगातार बढ़ते चले आ रहे हैं। तो हम अपने पहले मेन टॉपिक जो कि आरबीआई के पॉलिसी रेट रिव्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, वहाँ चलते हैं। जैसा हमने समरी में बताया था कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी ने जो 10 अगस्त को रिपोर्ट आई है उसमें सभी रेट को अनचेंज रखा है। रेपो रेट 6.5% है, एसडीएफ यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 6.25% है, एमएसएफ एंड बैंक रेट 6.75% पे है। तो इससे ये समझ में आता है कि इंडिया की डोमेस्टिक ग्रोथ कितनी रेजिलियंट है और आरबीआई का जो इंटेंट है कि इन्फ्लेशन को 4% के आसपास लाया जाए, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन लगता है इनका और इसके लिए वो एक्सटेंडेड पॉज भी करने को तैयार हैं। तो बहुत संभव है कि इस साल रेट कट ना हो, अनलेस कि कुछ अनफेवरेबल सा कंडीशन आ गया तो आरबीआई चाहेगी कि रेट कट अगले साल ही करना शुरू किया जाए, क्योंकि ये अभी हायर फॉर लॉन्गर कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा समय के लिए लंबा रखेंगे तो जो इन्फ्लेशन का बेस इफेक्ट है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो उसके बाद इन्फ्लेशन बढ़ता भी है तो परसेंटेज बेसिस पे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और वो कंफर्टेबल लेवल पे रहेगा। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो 18% पे रखा है, सीआरआर 4.5% पे जैसा कि पहले था। लेकिन एक इसमें इंटरेस्टिंग कैच है
जो कि इंक्रीमेंटल 10% का इम्पैक्ट आएगा जो बैंक्स ने फंड रेज किया है, और इसकी वजह से 1 लाख करोड़ की लिक्विडिटी मार्केट से कम होने की उम्मीद है। इसको समझाने के लिए हमने एक हैंड रिटन नोट लगाया है, उसे आप पॉज करके देख लीजिए। इसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एग्जाम्पल में ये कहा गया है कि 19 मई से लेकर 28 जुलाई तक NDTL यानी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़, आम बोलचाल की भाषा में बैंक के पास कितना डिपॉजिट है उसको NDTL बोलते हैं। 19 मई 2023 से 28 जुलाई 2023 तक के बीच में जो भी इंक्रीमेंटल डिपॉजिट आया है, यानी कि नया नेट डिपॉजिट आया है, उसके ऊपर 10% एक्स्ट्रा CRR लगेगा। CRR कैश रिजर्व रेशो होता है, जिसमें बैंकों को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, कोई रिटर्न नहीं मिलता। ये पैसा उन्हें RBI के साथ लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है, यानी कैश के फॉर्म में, और चूंकि इस पे बैंक कुछ पैसा अर्न नहीं कर पाते हैं, तो इसको ज़्यादा बढ़ाने से बैंकों में थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट आप देख सकते हैं इनके शेयर प्राइस में। तो हम एग्जांपल में समझ रहे थे कि सपोज़ कीजिए कि 18 मई 2023 को किसी बैंक के पास 1000 रुपीज़ का डिपॉजिट है, तो उस समय उसका CRR कितना लगना चाहिए? 4.5% ऑफ 1000 रुपीज़, यानी कि 45 रुपीज़। अब एज्यूम करते हैं NDTL जो है वो 200 रुपये से बढ़ गया। 19 मई 2023 से 28 जुलाई 2023 तक जो नया NDTL है वो 1200 रुपये हो गया। तो जो एज यूजुअल CRR लगेगा वो 4.5% ऑफ 1200 इक्वल टू ₹54, और जो इंक्रीमेंटल CRR होगा वो 10% ऑफ 200 रुपीज़, दैट इज़ 20 रुपीज़। तो ये एडिशनल जो 20 रुपीज़ है वहाँ पे मुश्किल होने वाली है, क्योंकि इस पैसे पे उन्हें ब्याज तो कस्टमर्स को देना है जो डिपॉजिटर्स हैं, चाहे वो सेविंग रेट का ब्याज हो या फिक्स्ड डिपॉजिट का हो, जो कि अभी वैसे ही ज़्यादा है, और उसके 10% हिस्से पर बैंक को कुछ नहीं मिलेगा। 4.5% पर पहले भी कुछ नहीं मिल रहा था। यानी इस पीरियड में जो भी डिपॉजिट आए हैं उसमें 14.5% तक का उन्हें इंटरेस्ट पे करना है विदाउट गेटिंग एनी रिटर्न। तो ये बैंकों के लिए थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट है, और इसका खामियाजा आप उनके शेयर प्राइस पर देख रहे हैं। इंटरेस्ट पे करना है, और ये इंक्रीमेंटल CRR टेम्पररी बेसिस पे है, जो कि ऑनगोइंग रहेगा जब तक RBI अपना नया पॉलिसी नहीं लाता या इसके बारे में नया इन्फॉर्मेशन नहीं देता। लेकिन RBI ने हिंट दिया है कि अगले फेस्टिव सीजन में, यानी दशहरा दिवाली तक इसे बंद कर देंगे। तो यानी बैंकों को 2-3 महीने और ज़्यादा परेशानी होने वाली है। GDP फोरकास्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो RBI ने FY24 के लिए 6.5% का GDP फोरकास्ट किया है, जो कि पिछले MPC में भी इन्होंने 6.5% ही रखा था। यानी यहाँ अभी तक कोई चेंज नहीं आया है, और इसे आप क्वार्टर बाय क्वार्टर भी देख सकते हैं। हमने इसके लिए RBI के साइट से डेटा लिया है, उसे अपलोड किया है आपके लिए। अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर, जो कि है CPI इन्फ्लेशन, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इसका अगर आप ट्रेंड देखेंगे, जितना उम्मीद था उससे ज़्यादा बढ़ के आया है, और इसका मेन रीज़न फूड प्राइसेस का बढ़ना है। जैसे टमाटर के दाम आप देख रहे हैं, दालों के दाम बढ़े हैं, तेल का दाम थोड़ा सा कम हुआ है, खाने वाले तेल का, लेकिन ओवरऑल फूड आइटम्स का बिल बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इसकी वजह से CPI इन्फ्लेशन उम्मीद से कहीं ज़्यादा आया है। इसके बारे में चर्चा करने से पहले हम नंबर्स को थोड़ा समझ लेते हैं। RBI ने CPI का इन्फ्लेशन FY24 के लिए 5.4% किया है। पिछले MPC मीटिंग में इन्होंने 5.1 एक्सपेक्ट किया था, लेकिन रिसेंटली जो फूड प्राइसेस के दाम बढ़े हैं, इससे तेज़ी से इन्फ्लेशन 30 बेसिस पॉइंट तक बढ़ गया है। और जैसा कि हमने बताया कि बॉन्ड यील्ड भी इसी की वजह से बढ़े हैं, बॉन्ड के प्राइसेस कम हो गए हैं, क्योंकि CPI इन्फ्लेशन उम्मीद से कहीं ज़्यादा आया है। फूड प्राइसेस और सप्लाई चेन डिसरप्शन के अलावा वेदर कंडीशन भी इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। अनइवन मानसून और एल नीनो का खतरा। एल नीनो ईयर वो होता है जहाँ की एक्सपेक्टेड रेन या एवरेज रेन से सर्टेन परसेंटेज कम रेन हो, यानी 80-70% से कम रेन हो, तो उसके अगले साल में पैदावार कम होती है, और उसकी वजह से प्राइस बढ़ जाता है। ये हमने यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, आप इसे पॉज करके आराम से डिटेल में देख लीजिए। ये क्वार्टरली क्या एक्सपेक्टेशंस हैं RBI के।
और साथ ही हमने CPI और कोर CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का हमने एक ट्रेंड दिया है कि किस तरह से मूवमेंट हुआ है पिछले एक साल में। तो इसमें आप देख सकते हैं ओवरऑल तो कम हुआ है, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले तेज़ी से एक स्पाइक आया है। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि RBI ने फोकस ऑन विड्रॉवल ऑफ एकोमोडेशन के लिए वोट किया है, जिसमें से 6 मेंबर्स, कमेटी मेंबर्स में से 5 लोगों ने इसे सपोर्ट किया है। विड्रॉवल ऑफ एकोमोडेशन का मतलब होता है कि RBI अपने इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए जो भी तरीके अपना रही है उसको कंटिन्यू करते रहेगी जब तक कि 4% का टारगेट हिट नहीं हो जाता। बेसिकली विड्रॉवल ऑफ एकोमोडेशन का मतलब ये है कि RBI मार्केट से लिक्विडिटी को सक करेगी, ड्रेन आउट करेगी, और यही रीज़न है कि RBI ने एक तो रेट को चेंज नहीं किया है और दूसरा टेम्पररली CRR को 10% बढ़ा दिया है। यानी पूरी कोशिश ये है कि मार्केट से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पैसा बाहर निकाला जा सके और उसकी वजह से महंगाई पे कंट्रोल आए। तो RBI पॉलिसी के ऊपर मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, तो जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया है कि हायर फॉर लॉन्गर थीम को मेंटेन करने की कोशिश रहेगी। रेट कट 2024 में ही हो सकता है, उससे पहले मुझे नहीं लगता कि होगा, लेकिन अगर कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हुआ तो एट बेस्ट दिवाली तक एक रेट कट आ सकता है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे बहुत कम लगती है। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा मार्केट पर और हम जैसे इन्वेस्टर्स पर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब रेट ज़्यादा होता है या राइजिंग रेट सिनेरियो में मार्केट बहुत पुअरली परफॉर्म करता है। वो तो हमारे मार्केट की रेजिलियंस ज़्यादा है, इस वजह से हमने लगातार परफॉर्म किया है। अदरवाइज इस मार्केट सिचुएशन में आप वर्ल्ड ओवर देख लीजिए, मार्केट नीचे की तरफ ही है। लेकिन ये सबसे अच्छा टाइम होता है इन्वेस्टमेंट करने का। अभी हम उसके बीचों बीच हैं। जब रेट बढ़ना शुरू होता है और मार्केट का प्राइस नीचे जाना शुरू होता है, तो उस समय अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप परचेज कर सकते हैं। अभी के टाइम क्या परचेज कर सकते हैं इसके लिए हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, जब हम पूरा डिटेल में मंथली आउटलुक डिस्कस कर लेंगे तब। लेकिन अभी भी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये अच्छा टाइम है स्टेगर्ड फॉर्म में ख़रीदने का, क्योंकि 6 महीने या 1 साल बाद जब भी रेट कट होना शुरू होगा तब तेज़ी से पैसा मार्केट में और ज़्यादा आएगा और तब से उम्मीद है कि अच्छी कंपनीज के शेयर बहुत तेज़ी से ऊपर जाएंगे। तो ये आपके पास पैसा बनाने का एक अच्छा मौका हो सकता है। तो अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे रिटर्न ऑफ द सेक्टर्स एंड मार्केट एज अ होल। रिटर्न की बात करें तो हमने ये चार्ट दिया हुआ है, आप इसे पॉज करके डिटेल में देख लीजिए। तो जैसा कि आप रिटर्न टेबल में देख सकते हैं कि जुलाई 23 में इंडियन इक्विटी मार्केट ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिया है। FYYTD यानी फिनेंशियल ईयर टिल डेट। ईयर टिल डेट होता है कि फिनेंशियल ईयर जब शुरू हुआ तब से अब तक का, यानी 1 अप्रैल 2023 से आज तक का, इन द सेंस ये डेटा हमने 31 जुलाई तक का लिया है। तो पिछले 4 महीनों में जो रिटर्न आए हैं वो 12.8% आए हैं सेंसेक्स में, निफ्टी में 13.8% आए हैं। CYITD यानी कैलेंडर ईयर जनवरी 1 से अभी तक का 9.3%, 9.1%। ये मोस्टली बिकॉज फरवरी मार्च के टाइम में मार्केट में डिप आया था, तो उसको इनकॉर्पोरेट करने की वजह से ये आपको कम दिख रहा है। 1 ईयर रिटर्न 15.6, 15.1 है। मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल्स को टच किया है और लगातार उसको पुश करते जा रहा है। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है स्ट्रॉन्ग FII फ्लोज। इन्फ्लेशन इस क्वार्टर में सरप्राइजिंगली बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे जो कि हमने पिछले स्लाइड में RBI के रिव्यू में देखा था, आप उसे ओपन करके एक बार देख लीजिए, तो ट्रेंड डाउनवर्ड ही है और हमारे ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस लगातार बढ़ रहे हैं। ग्लोबल मार्केट से कंपैरिजन करेंगे तो इंडियन मार्केट ने 1 ईयर पीरियड में बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है। ये मोस्टली गवर्नमेंट कैपिटल स्पेंडिंग की वजह से है और एक PLI स्कीम जो चल रहा है उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से कैपेक्स साइकिल जो है, मीडियम टर्म का कैपेक्स साइकिल है, वो किक स्टार्ट हो गया है। इसकी वजह से हमारे मैन्युफैक्चरिंग में, इनोवेशन में, या जो भी हम एक्सपोर्ट कर रहे थे
जो कि बहुत कम अमाउंट में था, उसे हम बढ़ा सकते हैं। केस इन पॉइंट मोबाइल फ़ोन्स। इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर हुआ करता था मोबाइल फ़ोन में, अभी हम मैन्युफैक्चरिंग सरप्लस में हैं और एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। दूसरा आप देखेंगे तो मेटल जो है वो हाईएस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है 8.8%, फॉलोड बाई 8% इन निफ्टी स्मॉल कैप। लेकिन उससे भी ज़्यादा किया है निफ्टी रियलिटी में, क्योंकि इसका मार्केट शेयर कम है, मतलब टोटल जो कंट्रीब्यूशन है ब्रॉडर इंडेक्स में वो कम है, इसलिए हमने इसको उतना ज़्यादा कंसिडर नहीं किया है। लेकिन जो हाईएस्ट बेस्ट परफॉर्मिंग है वो निफ्टी रियलिटी ही है। तो हम मेटल की बात कर रहे थे, जो कि 8.8% से मंथ ऑन मंथ ग्रो हुआ है, ईयर ऑन ईयर 23.2% से ग्रो हुआ है। ईयर ऑन ईयर के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मेटल के बारे में डिस्कस कर लें। तो जो टॉप मेटल प्रोड्यूसर है यानी कि चाइना, कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए और इकोनॉमिक रिकवरी को सपोर्ट करने के लिए नए मेजर्स लाने की बात कर रहा है। यानी जब चाइना ग्रोथ की बात करे तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, मेटल से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं, इनकी डिमांड बढ़ सकती है, क्योंकि सबसे बड़ा कंज्यूमर आज की डेट में चाइना ही है। बीएससी कैपिटल गुड्स ने 28% का रिटर्न दिया है पिछले 4 महीनों में। ये हमारे पीएलआई स्कीम और कैपेक्स स्टोरी को इसेंचुएट कर रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि जो हमारे कैपिटल गुड्स कंपनीज जो हमारे कॉर्पोरेट ऑर्डर बुक ऑल टाइम हाई पर है, हैं, उनका मतलब ये हुआ ऑल टाइम हाई पर है। कैपेक्स प्लान रेडी है पास अगले और फ्यूचर ग्रोथ के लिए यानी उनके पास आने वाले ऑर्डर बुक फ्यूचर और डिमांड भी भरपूर मात्रा में है। कैपेक्स पिछले 4 महीनों में निफ्टी स्मॉल कैप 100 फंड ने 30% का ग्रोथ शो किया है। पिछले 4 महीनों में 30%, आप समझ सकते हैं कितनी तेजी से मार्केट बढ़ा है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लगातार बढ़ता जा रहा है। स्मॉल कैप स्टॉक्स के रिटर्न इतने तेजी से बढ़ रहे हैं, उसका रीजन है कि आउटसाइज्ड इंटरेस्ट है इस सेगमेंट में, हर तरफ से पैसा आ रहा है। इनफैक्ट आलम तो ये हो गया है कि म्यूचुअल फंड्स को ये बोलना पड़ रहा है कि भैया हम पैसा नहीं ले सकते हैं, हमारे पास और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बची है जहाँ पे हम इसी ग्रोथ पे रेट पे रिटर्न कमा सकें। तो आप रिसेंटली देखेंगे निप्पो म्यूचुअल फंड ने रिस्ट्रिक्शन लगाया, मेरे एसेट ने रिस्ट्रिक्शन लगाया, देन एसबीआई का पहले से रिस्ट्रिक्शन चल रहा था। इसके अलावा सेक्टोरल फंड्स का भी सेम स्टोरी है। एचडीएफसी एएमसी ने डिफेंस थीम पर एक एनएफओ लाया था, और एनएफओ आने के कुछ ही दिनों के बाद उन्हें इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से रोक देना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा यूफोरिया है स्मॉल कैप सेक्टर्स को लेके, क्योंकि डिफेंस में ज़्यादातर स्टॉक स्मॉल कैप सेगमेंट में ही है और जो कुछ है वो लिस्टेड नहीं है। लेकिन ओवरऑल भी मार्केट बहुत अच्छे से रिटर्न दिया है। लेकिन टेक्निकल टर्म यूफोरिया हम यूज़ नहीं करेंगे। यूफोरिया तब होता है जब रिटर्न बहुत तेज़ी से बने, बेतहासा बने, लेकिन जो नंबर्स हों उसको सपोर्ट ना करें। यहाँ नंबर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं और रिटर्न भी बेतहासा नहीं बना है। मुझे ऐसा लगता है कि बेतहासा रिटर्न तब बनेगा जब रेट कट आना शुरू हो जाएगा। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, हो सकता है मैं गलत हूँ। तो रिटर्न एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 1 ईयर बेसिस पे सबसे ज़्यादा बीएससी कैपिटल गुड ने दिया है 48.2%, निफ्टी ऑटो ने 25% का रिटर्न दिया है, निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप ने भी 27% प्लस का रिटर्न दिया है, निफ्टी एफएमसीजी ने 23.9% का रिटर्न दिया है, जो कि सरप्राइजिंग है क्योंकि मंथ ऑन मंथ सिर्फ 0.8% है। निफ्टी रियलिटी 25.7% पे बढ़ा है। ग्लोबल मार्केट में देखें तो रिटर्न 1 ईयर पीरियड में थोड़ा म्यूटेड रहा है, लेकिन कंसीडरिंग द सिनारियो जो अभी वर्ल्ड में चल रहा है, रिटर्न ठीक ठाक रहे हैं। और पिछले 3-4 महीनों में यानी FY 23-24 में जो बीते 4 महीने हैं वहाँ पे एक्सेप्ट संघाई स्टॉक एक्सचेंज कंपोजिट इंडेक्स, बाकी सबने अच्छा रिटर्न दिया है। फुटसी में थोड़ा सा रिटर्न कम आया है, तो उसका रीजन अलग है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ईपीएस ग्रोथ की बात करें दोस्तों, तो ईपीएस ग्रोथ का डेटा हमने ब्लूमबर्ग की साइट से लिया है
और हम जैसा देख सकते हैं कि EPS का ग्रोथ लगातार हो रहा है और 1 ईयर फॉरवर्ड PE के प्रोजेक्शन पे 980 रुपीज़ पर निफ्टी का EPS आने की उम्मीद है FY24 के एंड में। जून 23 में ये 822 था, यानी कि 19% का जंप हमें यहाँ पे दिख रहा है। ब्लूमबर्ग ये भी कहता है FY24 में 19% और उसके बाद 16%, यानी कि बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ का एस्टिमेट है। 19% का निफ्टी EPS ग्रोथ बेटर देन एक्सपेक्टेड है और हमारे लिए इन्वेस्टमेंट की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। तो हम EPS के बाद अब बात कर लेते हैं वैल्यूएशंस की। इसको हम बार और चार्ट्स की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख पा रहे हैं, इसमें हम निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप का PE और PB यानी प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक का कंपैरिजन दिया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो निफ्टी मिड कैप है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू अदर टू, लेकिन ओवरऑल निफ्टी 50 का वैल्यूएशन है वो स्लाइटली हायर देन एवरेज है। 1 ईयर फॉरवर्ड PE का, जैसे हमने पिछली बार बात किया था, वो 20.6x था, यानी 20.6 टाइम्स। जून 2023 में ये 20.3 टाइम्स था, यानी कि मार्जिनल इंक्रीज हुआ है। ये हम 1 ईयर फॉरवर्ड PE की बात कर रहे हैं। निफ्टी मिड कैप का जो वैल्यूएशन है 25.6 टाइम्स है। ट्रेलिंग 12 मंथ का जो PE है, यानी कि ये वो 23.9 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है और जो निफ्टी स्मॉल कैप है वो 22.3 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी मिड कैप, जैसा हमने डिस्कस किया, 25.6 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक में देखें तो निफ्टी 50 का प्राइस टू बुक 3.5 है, निफ्टी मिड कैप 100 का 3.0 टाइम्स है और निफ्टी स्मॉल कैप का 3.2 टाइम्स। इस चार्ट की मदद से आप देख सकते हैं कि रिटर्न्स कैसे आए हैं पिछले एक साल में। मिड कैप इक्विटी और स्मॉल कैप इक्विटी ने आउटसाइज रिटर्न दिए हैं, फॉलोड बाय गोल्ड एंड इक्विटी लार्ज कैप, फिक्स्ड इनकम शॉर्ट टर्म और फिक्स्ड इनकम लॉन्ग टर्म, ये दोनों थोड़े से म्यूटेड रहे और कैश रिटर्न है वो रीसेंट में हाई है क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, लेकिन लॉन्गर टर्म में देखें तो वो कम हुआ है। इसको हम लाइन चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। लीजेंड समझिए, ब्लैक कलर का जो लाइन है वो 12 मंथ TTM है, यानी पिछले 12 महीने का रिटर्न शो कर रहा है। जो ग्रीन कलर की लाइन है वो 3 ईयर एनुअलाइज CAGR है और पिंक कलर की लाइन 5 ईयर एनुअलाइज CAGR को सिग्निफाई कर रहा है। इसमें हम कैश का रिटर्न देखें तो 1 ईयर TTM में 6.8% है, 3 ईयर कैगर 4.8% तक गया है, ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं। 5 ईयर कैगर हमारे पास 5.5% है, यानी लॉन्ग टर्म में कैश का रिटर्न वैसे भी कम होता है और ऑन एन एवरेज जो पहले आता था उससे भी कम हुआ है, क्योंकि 10 ईयर कैगर इसका, जो कि हमने इसमें शो नहीं किया है, लेकिन 10 ईयर कैगर 6.8% का है। कैगर मतलब CAGR, यानी कि पिछले साल के मुकाबले इस साल ग्रोथ कितने परसेंटेज हायर आया है। इसको स्टैक चार्ट के मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे ज़्यादा रिटर्न इससे आप देख सकते हैं कि इक्विटी मिड कैप ने दिया है और उसके बाद इक्विटी स्मॉल कैप ने, फिर लार्ज कैप ने, यानी इक्विटी हैज़ आउट परफॉर्म्ड इट्स पीयर्स या अदर एसेट क्लास बाय ह्यूज मार्जिन। रिसेंट ट्रेंड देखेंगे तो फिक्स्ड इनकम से रिटर्न कम होना शुरू हो गया है, क्योंकि हायर रेट की वजह से जो लोगों ने पैसा लगाना शुरू किया था उनको इक्विटी में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दिखी, तो वहाँ से पैसा निकल के इक्विटी में इनफ्लो हो रहा है। गोल्ड ने 14.7% का रिटर्न दिया है, मोस्टली बिकॉज ऑफ अनइवन एंड अनस्टेबल इकोनॉमिक सिनारियो ओवर द वर्ल्ड। लेकिन 3 ईयर बेसिस पे देखें तो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाया है, 2.9%। और इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि कोविड के टाइम पे जो गोल्ड के रेट बढ़े थे उसकी वजह से हायर बेस इफेक्ट है, तो नया रिटर्न उतना ज़्यादा नहीं हो पाया है। तो यही रीज़न है कि जो 5 ईयर का एनुअलाइज्ड रिटर्न है वो हायर है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसी डेटा को हमने दूसरे चार्ट फॉर्म्स में भी दिया है, जिससे आपको ज़्यादा आसानी समझ में आएगी। आप राइट हैंड साइड में जो चार्ट्स हैं उससे आप इसको
ट्रेलिंग 12 मंथ, 3 ईयर कंपाउंडिंग एंड 5 ईयर कंपाउंडिंग में सारे एसेट क्लासेस का डेटा देख सकते हैं। कैश का, गोल्ड का, इक्विटी लार्ज कैप, इक्विटी मिड कैप, इक्विटी स्मॉल कैप, फिक्स्ड इनकम शॉर्ट टर्म एंड फिक्स्ड इनकम लॉन्ग टर्म। और लेफ्ट हैंड साइड में हमने इसका टोटल इम्पैक्ट एक इन्वेस्टर की, मतलब एक एवरेज इन्वेस्टर की या फिर मार्केट के ऊपर आया है, उसके बारे में हमने डिपिक्ट किया है। अगर इस चार्ट को समझने में आपको किस तरह कोई दिक्कत हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, हम इसे डिटेल में बनाने की कोशिश करेंगे। अब हमारा इंटरेस्टिंग सेगमेंट आया है इंडिया एज इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। देखिए, FII जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि उन्होंने बहुत तेज़ी से ख़रीदारी किया है, लेकिन वर्ल्ड ओवर देखें तो इंडिया मोस्ट फेवर्ड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन हो गया है इस समय के लिए। तो जैसा कि हमने बताया कि स्मॉल कैप में 4171 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सिर्फ जुलाई में आया है। FII ने पिछले 4 महीनों में 1.47 लाख करोड़ रुपए का बाइंग किया है। और जैसा कि मार्केट 5 महीनों से बढ़ते आ रहा है, वैसे ही FII का इन्वेस्टमेंट भी पिछले 5 महीनों से बढ़ते आ रहा है। जुलाई महीने में ये 46,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो 46,618 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जुलाई महीने में किया है FIIs ने। और ये नेट इन्वेस्टमेंट है, यानी ये रिडेम्पशन जितना भी उन्होंने किया है उसको माइनस करने के बाद, यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट तो और भी ज़्यादा है। अप्रैल तक 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। और इसका मेन रीज़न है एक तो स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो इंडिया ने रेजिलियंस शो किया है उसका रिवॉर्ड मिल रहा है, और दूसरा है स्टेडी अर्निंग ग्रोथ। अर्निंग्स लगा, जैसे आप अर्निंग देख रहे हैं, कुछ एक नंबर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी नंबर या तो इनलाइन है या एक्सपेक्टेशंस को भी बीट कर रहे हैं। जो FII का पैसा आया है वो सबसे ज़्यादा फिनेंशियल सर्विसेज में, उसके बाद ऑयल एंड गैस यानी एनर्जी सेगमेंट में, और फिर कैपिटल गुड्स में आया है। DIIs की बात करें, यहाँ पे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, फैमिली फंड्स हैं या PMSs हैं, इन्होंने अपना जो नेट कंटिन्यू रखा है। लेकिन जुलाई महीने की बात करें तो मार्जिनल डिप आया है, लगभग 2600-2700 करोड़ रुपए का सेलिंग हुआ है DIIs की तरफ से। DIIs के बारे में ज़्यादा डिटेल में हम म्यूचुअल फंड और PMS वाले सेगमेंट में करेंगे। दोस्तों, इस सेगमेंट में हम बात करेंगे GST कलेक्शन की। तो इंडिया का GST कलेक्शन जुलाई में 1.65 लाख करोड़ के ऊपर चला गया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 10.8% का ग्रोथ है। ये 5वीं बार है जब GST कलेक्शन एक मंथ में 1.6 लाख करोड़ के ऊपर गया है। जब से इनडायरेक्ट टैक्स आया है तब से ये ऊपर की ट्रेजेक्ट्री में ही है। वाइगरस इकोनॉमिक एक्टिविटी और सरकार द्वारा चलाए गए एंटी इवेजन मेजर्स की वजह से ये कलेक्शन बढ़ते ही जा रहा है। और ये एंटी इवेजन मेजर्स केंद्र सरकार की तरफ से भी आ रहा है और स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से भी लगातार आए जा रहा है। और यही वजह है कि टैक्स बायोंसी और टैक्स कंप्लायंस लगातार इंप्रूव होते जा रहे हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ GST इन टोटल रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, अगर इस बारे में हम बात करें तो FY 2018 में जब GST लागू हुआ था उस समय 31% ऑफ टोटल गवर्नमेंट रिसीट वाज फ्रॉम GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जबकि FY 23 में ये टोटल रेवेन्यू रिसीट का 36% है। और जबकि टोटल रिसीट इटसेल्फ हैज ग्रोन अप, तो एक लार्जर पाई का बड़ा हिस्सा बन गया है। अभी हम स्टेट वाइज GST कलेक्शन भी देखेंगे। तो यहाँ हमें जम्मू कश्मीर में हाईएस्ट जंप दिख रहा है, लेकिन इसका बेस काफ़ी स्मॉल है। अभी रिसेंटली ही इसे कैलकुलेट करना शुरू किया गया है, तो इसे हम इग्नोर कर सकते हैं। बाकी बड़े राज्यों में देखें तो हरियाणा हमेशा की तरह टॉप पे है। इससे समझ आता है कि टैक्स कंप्लायंस बढ़ने से कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है गवर्नमेंट को और इन इफेक्ट हम जैसे लोगों को। और टैक्स कंप्लायंस बढ़ने का एक दूसरा फायदा ये है कि आप ये मान के चल सकते हैं कि इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइज्ड की तरफ मूव कर रही हैं। जब इंडस्ट्रीज
अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज की तरफ मूव करती हैं, तो हमारे लिए, हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए एक नए एवेन्यूज़ ओपन होते हैं, हमारे लिए नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं और साथ ही साथ देश का रेवेन्यू बढ़ता है। और देश के रेवेन्यू बढ़ने का मतलब है कि हमारा जीडीपी पर कैपिटा बढ़ेगा, जो हमारे मिडिल क्लास है और जो कंजम्पशन क्लास है उसका इनकम बढ़ेगा, और उनका इनकम बढ़ने से एक वर्चुअस साइकिल होगा जो नया खर्च करेंगे और नए खर्च पे नया इनकम होगा, और इस वजह से स्टॉक मार्केट में अच्छा इफेक्ट आएगा। बाकी स्टेट्स के डेटा भी हमने यहाँ दिया हुआ है, आप इसे देख लीजिए। ये हमने मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस की वेबसाइट से लिया है। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहें तो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस की वेबसाइट पर जाकर जीएसटी कलेक्शन का डेटा आप ईयर वाइज, मंथ वाइज, स्टेट वाइज और सेगमेंट वाइज भी देख सकते हैं। इस सेगमेंट में हम इंडिया के मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट के बारे में बात करेंगे। ट्रेड डेफिसिट मतलब आपका जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का डिफरेंस होता है उसे हम डेफिसिट बोलते हैं। ये डेटा हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से लिया है। तो हमारे पास जून 2023 तक के आंकड़े अवेलेबल हैं। जून 2023 में इंडिया का मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट कम होके $20.13 बिलियन पर आ गया है। मई 2023 में ये $22.02 बिलियन था। ये 6.9% का मंथ ऑन मंथ डिक्लाइन इस वजह से है क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट है वो 53.1 बिलियन है, आप जैसा कि चार्ट में देख सकते हैं, और एक्सपोर्ट जो है वो 5.8% कम होके 32.97 बिलियन हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि इस डेफिसिट को कम करने में हमारा बहुत ज़्यादा योगदान नहीं रहा है। इसकी मेन वजह यह है कि सप्लाई चेन डिसरप्शन की वजह से, चाहे वो वॉर की वजह हो या कोई और इंटरनेशनल रीजन्स हो, हम ना तो ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाए हैं और ना ही ज़्यादा इंपोर्ट कर पाए हैं। तो ये रीजन आपको समझना चाहिए। भले ही मंथ ऑन मंथ इंडियाज मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट कम होता नजर आया है, लेकिन इसे क्वार्टरली बेसिस पे देखेंगे तो ये डेफिसिट बढ़ा हुआ है। मार्च 2023 क्वार्टर में ट्रेड डेफिसिट $50.7 बिलियन था, जो जून क्वार्टर में बढ़ के $57.6 बिलियन हो गया है। इसका रीजन रहा है लोअर नेट सर्विस एक्सपोर्ट। जैसा कि हम जानते हैं सर्विसेज में हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आईटी इंडस्ट्री से आता है, और आईटी इंडस्ट्री इज़ नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल, तो उसकी वजह से डेफिसिट बढ़ गया है। और इसका इम्पैक्ट जो होगा वो हमें देखने को मिलेगा जून क्वार्टर के करेंट अकाउंट डेफिसिट में, जो कि बढ़ा हुआ नजर आएगा। करेंसी मार्केट की बात करें तो हमने ये ब्लूमबर्ग की साइट से डेटा लिया है, ये एशियन करेंसी का मूवमेंट अगेंस्ट यूएस डॉलर्स। तो उसको समझने के लिए पहले हमें यूएस डॉलर इंडेक्स के बारे में बात करना चाहिए। यूएस डॉलर इंडेक्स यानी कि DXY मंथ ऑन मंथ जुलाई में 1% नीचे बंद हुआ है। जो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि यूएस फेड रेट हाइक साइकिल के पिछले छोर पे यानी अंतिम पड़ाव पे है, वो रीइंफोर्स होता है इस बात से। इवन तो द रेट में रिमेन हायर फॉर लॉन्गर, our this notion is reinforced by the inflation and consumption data of US। तो US CPI और PC जो इनका इन्फ्लेशन और कंजम्पशन का डेटा है वो जून क्वार्टर में 3.0% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ शो कर रहा है, जबकि मार्केट एक्सपेक्टेशन 3.1% था। इसकी वजह से मोस्ट एशियन करेंसीज 0.5 से 3.5% के रेंज में मूवमेंट दिया है। इंडियन करेंसी 0.3% नीचे गिरा है, जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं 0.3% नीचे आया है, जो कि पिछले जो भी गेन्स हमने लिए थे उसको रिवर्स किया है। और ये इंटरेस्टिंग डेटा इसलिए है क्योंकि FIIs की इंडियन मार्केट में बहुत हैवी बाइंग चल रही है। स्टिल आवर करेंसी इज़ नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल। जहाँ तक हमें समझ में आता है इसका रीज़न हो सकता है कि एक तो हमने जो पिछले डेटा में पढ़ा था कि हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है ऑन क्वार्टरली बेसिस, उसके अलावा ग्लोबल क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और जो RBI के करेंसी रिजर्व हैं उसमें रेप्लेनिशमेंट शुरू हो गया है। तो RBI लगातार लोकल मार्केट से डॉलर परचेज कर रही है, जिसकी वजह से इंडियन करेंसी का प्राइस नीचे आ रहा है। RBI के फॉरेन रिजर्व की बात कर लें
तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा 13.84 बिलियन डॉलर से बढ़ के 607 बिलियन डॉलर हो गया है। ये डेटा 21 जुलाई का है और 23 जून यानी उसके एक महीने पहले ये 593 बिलियन डॉलर्स पर था। इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस की बात करें तो इस चार्ट की मदद से हम देखेंगे कि बोथ निमेक्स एंड ब्रेंट जो दोनों क्रूड ऑयल के इंडेक्स हैं उन्होंने मंथ ऑन मंथ हैवी गेन लिया है। 15.8% गेन हुआ है निमेक्स में और 14.2% गेन हुआ है ब्रेंट में। और ये एक बड़ा रीज़न है कि कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। क्रूड ऑयल प्राइसेस के दाम बढ़ने का एक बड़ा रीज़न है कि टाइटनिंग इन ग्लोबल सप्लाई। सऊदी अरबिया और रसिया ने प्रोडक्शन कट किया है। इसके अलावा एक्सपेक्टेशन ये भी है कि सऊदी अरबिया अपने वॉलेंटरी आउटपुट कट यानी अपने खुद से इम्पोज किए हुए आउटपुट के डेटा को वो कम करना चाह रहे हैं, उसको और बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं सितंबर 2023 तक, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के दाम और भी ऊंचे जा सकते हैं या कम से कम इससे नीचे आने के आसार तो नियर फ्यूचर में नहीं लगते हैं। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड की। हमने अपने समरी में बताया था कि इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड 6 बेसिस पॉइंट बढ़ के 7.18% पर बंद हुआ है। इसका रीज़न जो हमने बताया था कि एक तो राइजिंग ग्लोबल बॉन्ड यील्ड और इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस के दाम बढ़ना और हायर देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन नंबर्स ऑफ इंडिया। तो ये लगातार दूसरे महीने बॉन्ड मार्केट वीक नोट पे बंद हुआ है। जैसा कि हमने आरबीआई के डेटा में डिस्कस किया था कि सीपीआई फॉर जून वाज 4.81% एज अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ 4.58%। साथ ही साथ यहाँ हम देखें तो यूएस बॉन्ड मार्केट भी वीक नोट पे ही बंद हुआ है और ये तो 3 महीने लगातार वीक नोट पे बंद हुआ है। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं कि 10 ईयर यूएस बॉन्ड यील्ड 12 बीपीएस बढ़ के 3.96% हो गया है, जो कि जून में 3.84% था। और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सिचुएशन है जहां इन्फ्लेशन का ट्रेंड तो कम होता नजर आ रहा है लेकिन जीडीपी बढ़ते जा रहा है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि बहुत संभव है कि यूएस के इंटरेस्ट रेट हायर रहेंगे ज़्यादा समय के लिए, यानी कि हायर फॉर लॉन्गर का जो थीसिस है यूएस फेड को, उसको और ज़्यादा रीइंफोर्स कर रहा है ये डेटा। और इसकी वजह से क्या होगा, यूएस की जो ट्रेजरी डिमांड है वो कम हो सकता है। यूएस का जीडीपी जून 2023 क्वार्टर में 2.4% आया है, जबकि एक्सपेक्टेशन 1.8% था। तो इस फ्रंट पे इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और जो इन्फ्लेशन का डेटा जैसे हमने पिछले स्लाइड में बताया था कि 3.0% आया है, जबकि एक्सपेक्टेशन 3.1 था। यानी दोनों ही फ्रंट पे उम्मीद से अलग रिजल्ट्स आए हैं। यूएस फेड और ईसीबी दोनों ने अपने की रेट्स को 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया है, जो कि अब यूएस फेड का जो रेट है वो 5.25 से 5.5 है और ईसीबी का रेट 4.25 है। साथ ही उन्होंने फर्दर हाइक के लिए रास्ता खुला छोड़ दिया है, यानी कि उन्होंने अभी तक इस बारे में कोई बयान नहीं दिया है कि वो रेट कट करने जा रहे हैं या रोकने जा रहे हैं। तो ये एक ओवरहैंग बना रहेगा। बैंक ऑफ जापान की बात करें तो उन्होंने कोई रेट चेंज नहीं किया है, लेकिन उनके वाईसीसी पॉलिसी में चेंज की वजह से जो उनका यील्ड है वो बढ़ के आया है। बैंक ऑफ जापान ने यह भी कहा है कि वो 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड के यील्ड को 0.5 से 0% के रेंज में फ्लक्चुएशन उम्मीद कर रहे हैं और उनका टारगेट लेवल भी यही है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने में आई है कि बैंक ऑफ जापान ने 10 ईयर्स गवर्नमेंट बॉन्ड को 1% के फिक्स्ड रेट ऑपरेशन के थ्रू परचेज करने का ऑफर किया है और उम्मीद है कि इसकी वजह से जो इफेक्टिव टॉलरेंस है वो 50 बेसिस पॉइंट बढ़ जाएगा। यूएस डेट की बात करें तो फिच रेटिंग ने यूएस का लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी इशूअर डिफॉल्ट रेटिंग यानी आईडीआर AAA से घटाकर AA+ कर दिया है, लेकिन उन्होंने आउटलुक स्टेबल रखा है। इसका रीजन उन्होंने दिया है कि आने वाले 3 सालों में यूएस का फिस्कल डिटेरियोरेशन एक्सपेक्टेड है और गवर्नमेंट का बहुत तेज़ी से लोन लेना भी एक बड़ा खतरा है और लोगों का गवर्नेंस से विश्वास भी उठ रहा है। यह पहली दफ़ा नहीं है कि किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने यूएस का रेटिंग घटाया हो।
इससे पहले 2011 में S&P ने यूएस का क्रेडिट रेटिंग कम किया था। हमें ये लगता है कि फिच के रेटिंग घटाने से, इस डाउनग्रेड से कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा, चाहे वो डेट पे हो, करेंसी पे हो या कमोडिटी मार्केट पे हो। ये जो आप निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हैं, ये हमने जरोधा से लिया है और वैसे तो हमारा टेक्निकल एनालिसिस में उतनी ज़्यादा श्रद्धा नहीं है, लेकिन कभी कभी देख लेते हैं। और चूंकि ये मंथली आउटलुक है तो इसमें एक बार देखने में कोई हर्ज नहीं आता। हालांकि हम फिर से बता दें कि इसमें हमारी कोई ख़ास श्रद्धा नहीं है और हम ये भी बता दें कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। तो ये चार्ट देख के जो मुझे समझ में आ रहा है कि जो चार्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वो 11 अगस्त को लिया गया है, फ्राइडे को, लेकिन जो हम स्टडी कर रहे हैं वो 31 जुलाई तक कर रहे हैं। तो जहाँ तक हमें 31 जुलाई समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जुलाई 31 यहाँ पे कहीं होना चाहिए, आई होप। तो यहाँ पे अपने हायर रेंज पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि वहाँ से नीचे आना चाहिए था और जो कि आया भी है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसे। RSI 31 जुलाई को 69 के लेवल पे था, यानी कि ओवरबॉट जोन पे था, जो कि अब कम होके 47.36 हो गया है। यानी इस चार्ट को देख के समझ में आ रहा है कि चार्ट ने लेवल्स को रिस्पेक्ट दिया है। वैसे तो हमें ये चीज़ फंडामेंटल डेटा देख के ही समझ में आना चाहिए था, लेकिन चार्ट को देख के भी यही लग रहा है कि जो बाइंग ऑन डिप स्ट्रेटजी है वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू रख सकते हैं हम। तो टेक्निकल एनालिसिस को हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा हम इसको जस्टिस भी नहीं कर पाएंगे। अब बात करेंगे हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट, यानी म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का नेट एसेट अंडर मैनेजमेंट लगातार तीसरे महीने बढ़ के 44.3 लाख करोड़ पर बंद हुआ है। ये पिछले महीने से 2.7% ज़्यादा है। एसेट अंडर मैनेजमेंट के इंक्रीज का एक बड़ा वजह तो ये भी है कि ओपन एंडेड इक्विटी मार्केट 5.2% अपने आप में बढ़ा है और ये बढ़ के 17.5 लाख करोड़ हो गया है। मतलब हमारा इक्विटी फंड का जो AUM है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, वो 17.5 लाख करोड़ है अभी। वहीं डेट फंड की बात करें तो ये 13.47 लाख करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री मेंटेन कर रही है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि स्मॉल कैप फंड में 5,500 करोड़ तक के नए इनफ्लोज आए हैं। म्यूचुअल फंड में SIP के रूट से जो पैसा आ रहा है वो 14,734 करोड़ है, यानी कि भले ही मार्जिनल 0.1% का डिक्लाइन आपको देखने को मिल रहा हो यहाँ पे, लेकिन ओवरऑल ये नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसकी वजह से ये लगातार जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM है बढ़ते जा रहा है। डेट फंड की बात करें तो यहाँ से आउटफ्लो नज़र आया है, जो कि हमने जो कैश मार्केट और फिक्स्ड इनकम के चार्ट में डिस्कस किया था कि जो फंड है वो डेट मार्केट और फिक्स्ड इनकम से मूव होके इक्विटी की तरफ जा रहा है। जून 2023 में 14,135 करोड़ रुपीस का जो एसेट्स है वो डेट से मूव होके इक्विटी में गया है। ये हम नेट एसेट की बात कर रहे हैं, ग्रॉस में तो नंबर और भी ज़्यादा है। और जो लार्जेस्ट आउटफ्लो है वो 28,545 करोड़ है, जो कि लिक्विड फंड से गया है। यानी इससे हम ये समझ सकते हैं कि लिक्विड फंड से जाने का एक मतलब तो ये हो सकता है कि ज़्यादातर जो ये इन्वेस्टमेंट होता है लिक्विड फंड में वो कंपनीज़ का होता है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का होता है और उन्हें क्वार्टरली एडवांस टैक्स पे करना होता है। तो ये एक रीज़न हो सकता है, यानी टेक्निकल रीजन की वजह से कम हुआ है, बाकी फंडामेंटल रीजन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो डेट फंड जो मंथ ऑन मंथ डिक्लाइन है वो 11.73% रहा है और इसका मोस्टली रीज़न ये रहा है कि जो फिक्स टर्म प्लान है या कैपिटल प्रोटेक्शन प्लान है वहाँ से जो भी मैच्योर हो गया अमाउंट वो दोबारा री इन्वेस्ट नहीं हो रहे, बल्कि इक्विटी की तरफ मूव कर रहे हैं। हाइब्रिड फंड की बात करें तो हाइब्रिड फंड का AUM 5.3 लाख करोड़ है, जो कि लगातार तीसरे महीने इनफ्लो नज़र आया है। जून 2023 में 4,611 करोड़ का नेट इनफ्लो आया है और जबकि आर्बिट्राज फंड की बात करें तो उसमें 3,366 करोड़ आया है।
अगर हम पैसिव फंड की बात करें तो जो पैसिवली मैनेज्ड फंड्स हैं उसमें लगातार 32वें महीने यानी लगभग 3 साल से लगातार बढ़ते चला आ रहा है। तो ये एक नया ट्रेंड आपको ध्यान में रखना है कि पैसिव फंड का राइज, जैसा कि हमने यूएस में देखा है कि आज यूएस मार्केट का मोर देन 60-70% जो फंड्स हैं वो पैसिव रूट के थ्रू आ रहा है। हमारे यहाँ ये नेसेंट इंडस्ट्री है, अभी एक छोटा सा इंडस्ट्री है और इसमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ संभव है और ये डेटा से हमें दिख भी रहा है कि 32 लगातार 32 महीनों से ये बढ़ते आ रहा है। जून महीने में ये 2057 करोड़ 2057 करोड़ का नेट इनफ्लो आया है। और बाकी फंड्स हैं जो कि अनकैटेगराइज हो गया, सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स हो गया, ये सब मिलाकर 8 करोड़ के आसपास का AUM बनाते हैं। नेट AUM है वो 44.39 करोड़ से, उसका बाइफर्केशन लगभग हमने दिया हुआ है 4 पार्ट्स में, आप इस डेटा से समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे SIP की, तो नेट मंथली इनफ्लो जो है SIP बुक के थ्रू वो 14,734 करोड़ पर मंथ के हिसाब से बढ़ रहा है। SIP बुक लगातार बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब ये हम समझ सकते हैं कि जो रिटेल इन्वेस्टर है ना सिर्फ यहाँ पे टाइम देख के आया है बल्कि लंबे समय के लिए आया है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक हैप्पी कोइंसिडेंस डेटा है कि हमारा SIP बुक बढ़ रहा है, हमारा मार्केट बढ़ रहा है और रिटेल पहली बार एक दम खम लगा के पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है उस समय जबकि FII जा रहे थे और जाके वापस भी आए हैं बड़े प्राइस पर खरीदने के लिए। और हालत ये है कि रिटेल उनको बड़े प्राइस पर भी नहीं बेच रहा है। तो ये शायद इंडियन इक्विटी मार्केट में पहली बार हुआ है कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने मिलके FIIs को नाको चने चबवा दिया है। वो लो प्राइस पर बेच के गए और हाई प्राइस पर खरीदने को मजबूर हैं, जबकि रिटेल ने यहाँ पे 2 गुना 3 गुना 4 गुना और उससे भी ज़्यादा तक पैसे बनाया है। तो कुडोस टू यू। अब हम अपने मंथली मार्केट आउटलुक के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें हम PMS के बारे में डिस्कस करेंगे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। तो जो PMS है वो एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जहां एक डेडिकेटेड पोर्टफोलियो मैनेजर आपकी फिक्स्ड इनकम में, इक्विटीज़ में या दूसरे एसेट क्लास में आपके पर्सनल स्पेसिफिक गोल को ध्यान में रखते हुए कस्टमाइज्ड पोर्टफोलियो बना के उसको मैनेज करता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो PMS है वो एक्सक्लूसिवली फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, HNIs के लिए है और इसका टारगेट ऑडियंस सेबी के रूल्स के हिसाब से मिनिमम 50 लाख का इन्वेस्टमेंट उन्हें करना होता है। फिनेंशियल ईयर 2013 में जो PMS का AUM था, एसेट अंडर मैनेजमेंट था, वो 6 ट्रिलियन रुपीज़ था, यानी कि 6 लाख करोड़ रुपए। 2023 का फिनेंशियल ईयर एंड होते होते यानी 31 मार्च तक ये 28 ट्रिलियन पहुंच चुका है, यानी लगभग 5 गुना ग्रोथ हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कितनी तेज़ी से ये इंडस्ट्री बढ़ रहा है। अब चूंकि इसमें मिनिमम टिकट साइज 50 लाख रुपीज़ है तो इसमें सिर्फ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ही इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसमें भी वो जिनकी रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा हाई हो। तो PMS का USP ये है कि एक तो ये फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, यानी कि एक तो पर्सनलाइज्ड है जैसा हमने डिस्कस किया था, और दूसरा ये है कि फ्लेक्सिबल है कि यानी मार्केट कंडीशन के हिसाब से तेज़ी से बदल सकता है। म्यूचुअल फंड में इतनी तेज़ी से नहीं हो सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस और गाइडलाइंस इन प्लेस हैं। ये हमारे बेहतरी के लिए है, रिटेल इन्वेस्टर की बेहतरी के लिए, लेकिन रिटर्न ऑप्टिमाइजेशन पर्सपेक्टिव से PMS इज अ बेटर प्रोडक्ट। दूसरी बात यह है कि जो PMS में है वहाँ पे हर जो भी एक्सपेंस होता है उसको आइटमाइज्ड डिटेल आपको मिलता है। म्यूचुअल फंड में आपको टोटल एक्सपेंस रेशो यानी TER बोल के एक कंबाइंड डेटा दे दिया जाता है कि इतना आपका खर्च हुआ है। तो आप ये नहीं समझ पाते हैं कि कौन से कंपनी ने कितना ज़्यादा खर्च किया है किस सेगमेंट में। अगर PMS और म्यूचुअल फंड के बीच में आपको कंपैरिजन का वीडियो चाहिए तो वो आप हमें लिख सकते हैं कमेंट में, हम उसे अलग से बना देंगे। तो यहाँ पर हमारा मंथली मार्केट आउटलुक ख़त्म होता है। यहाँ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस मार्केट सिचुएशन में हम क्या करना चाहते हैं। अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है, हम गलत हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हमारी समझ है मार्केट की वो ये कहती है कि ये लंपसम इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है
तो आप डायरेक्ट इक्विटी में या इक्विटी में ना करके हाइब्रिड फंड के थ्रू जाएं। अगर आपका होराइजन 3 साल से कम है तो 3 साल से ज़्यादा है या आप मार्केट को या किसी पर्टिकुलर स्टॉक को अच्छे से समझते हैं तो वहाँ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हाइब्रिड फंड जैसे कि बैलेंस एडवांटेज फंड हो गया, मल्टी एसेट फंड हो गया, इक्विटी सेविंग टाइप का फंड हो गया या इक्विटी हाइब्रिड टाइप का फंड हो गया। और अगर आप इक्विटी में लगाना ही चाहते हैं तो स्टेगर्ड मैनर में SIP के थ्रू लगाइए। जो कम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं वो हाई रेट का फ़ायदा उठा के फिक्स डिपॉजिट के रूट से लॉक कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1 अप्रैल 2023 के बाद से जो टैक्स बेनिफिट पहले बॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स को मिलता था वो लॉन्ग टर्म टैक्स एफिशिएंसी अब नहीं मिल रहा है। अभी सब कुछ शॉर्ट टर्म की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। तो इट्स मच बेटर टू गो विथ सेफर एसेट्स लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट। और दूसरी बात यह है कि लिक्विडिटी भी बहुत आसानी से अवेलेबल रहता है उसमें। हम इसमें एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि आजकल एक नया एसेट क्लास बहुत पॉपुलर हुआ है, मल्टी एसेट फंड। और जो टैक्सेशन में चेंज हुए हैं डेट फंड्स के, उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। इसको आप थोड़ा ध्यान में रखिए क्योंकि दूसरे इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स के कंपैरिजन में सेटेरिस पेरिबस ये आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी दे रहा है आफ्टर टैक्स रिटर्न कमाने का। अगर आपको चाहिए तो इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप ये कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये सेगमेंट कैसा लगा और क्या हम इसके साथ जस्टिस कर पाए हैं या नहीं। और अगर इसमें कुछ नया एडिशन आप चाहते हैं या कोई ऐसा सेगमेंट है जिस पे हम बहुत ज़्यादा टाइम अननेसेसरली वेस्ट कर रहे हैं तो वो बता दीजिए। और बाकी कुछ वीडियोज़ पे आपके क्वेश्चंस आए हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनको कोलेट करके एक साथ एक क्वेश्चन एंड आंसर का वीडियो बनाया जाए जिससे कि आपको और क्लैरिटी आए। उसी क्रम में अगर आपका इसमें भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, हम उसे आंसर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये बात रख सकें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग। Please subscribe and press the bell icon to never miss another update. Please like, share and comment.